नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आज आएगा बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम। कुल 5 प्रत्याशी है मैदान में। कम मतदान ने बढ़ाई राजनीतिक दलों की धड़कनें। आज उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन। कई मुद्दों को लेकर हो सकता है हंगामा। अनुपूरक बजट के अलावा 12 विधेयक होंगे पारित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा। श्री जयराम आश्रम भीमगोड़ा के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर देहरादून में कांग्रेस जन ने निकाली पद यात्रा। वर्तमान में पूर्व पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं ने की शिरकत। फिर उठाई केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज। और उत्तराखंड में कैग की रिपोर्ट से सियासत गरमाई। 2005 से 2022 तक सरकार ने बिना विधानसभा की मंजूरी के खर्च किए 47,000 करोड़। विधानसभा से भी नहीं कराया रेगुलाइज। और अब खबरें विस्तार से। बागेश्वर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आज मतगणना हो रही है। सुबह 8 बजे से बागेश्वर डिग्री कॉलेज में मतगणना शुरू हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई है। बता दें कि बागेश्वर उपचुनाव में 56.88% मतदान हुआ है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस सहित 5 प्रत्याशी मैदान में है। इस बार विधानसभा चुनाव से कम मतदान हुआ है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। आपको बता दें कि बागेश्वर उपचुनाव में 55.44% मतदान हुआ था। चुनावी मैदान में भाजपा से पार्वती दास, कांग्रेस से बसंत कुमार, उक्रांद से अर्जुन देव और सपा से भगवती प्रसाद त्रिकोटी और उपवा से भगवत कोहली चुनावी मैदान में है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरीश नागरकोटी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरीश, बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है, किस ओर रुझान देखने को मिल रहा है? स्फूर्ति, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक 6 चक्र की वोटिंग मतगणना पूरी हो चुकी है, जिसमें भाजपा के पार्वती दास को अभी तक 15,253 मत मिले हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के बसंत कुमार को 13,553 मत मिले हैं। यदि हम यूकेटी की बात करें तो उसे 358 और सपा को 291, उपा को 136 और यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ नोटा दबाने वालों की भी कमी नहीं है और नोटों में अभी तक 550 पड़े हैं। इसके अलावा मैं भी आपको बताना चाहूंगा स्कूटी, अभी तक छठे चक्र तक भाजपा 1700 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। जी हरीश, इसी के साथ में बागेश्वर उपचुनाव में अगर बात की जाए तो वहां पर 55.44% मतदान हुआ है। इस बार कम देखा गया है प्रतिशत, तो क्या लगता है आपको? पूर्ति, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बार जो है मतदान काफी कम हो रखा है और दूसरी बात यह है कि इस चुनाव में बसपा और आपका कोई प्रत्याशी इस चुनाव मैदान में नहीं था, तो सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के मध्य होने की आशंका जो है शुरू से ही व्यक्त की जा रही है। इसको देखते हुए लगता है कि अभी छठे चरण में जो भी होगा, लेकिन जीत का अंतर भाजपा और कांग्रेस के बीच काफी कम रहने वाला है। छठे राउंड की मतगणना का ये कहा जा सकता है। जी हरीश, इसी के साथ में अगर मतगणना के दौरान सुरक्षा की बात की जाए तो क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए गए हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, सुरक्षा के चुनाव आयोग में जो है चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं और पुलिस सहित सभी अर्धसैनिक बल यहाँ पर स्थानीय डिग्री कॉलेज मतगणना केंद्र में अपने ड्यूटी दे रहे हैं।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। को सीधा लिए चलते हैं उत्तराखंड विधानसभा, जहां पर मानसून सत्र का आखिरी दिन है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाने चाहते हैं। ठीक है, आप ठीक अब माननीय विनोद चमोली जी। जी डीपीआर सैंक्शन हुआ था, समय समय पर उसमें बहुत बदलाव किए गए। जो मैंने देखा है शहर को कि उससे जो मूल स्वरूप था डीपीआर का, जिसके हिसाब से देहरादून को स्मार्ट सिटी बनना था, समय समय पर उसमें बदलाव हुए हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या ये मेरी इंफॉर्मेशन ठीक है या नहीं है? माननीय मंत्री जी, जो मूल स्वरूप में जो डीपीआर सैंक्शन हुआ था, क्योंकि नगर निगम बोर्ड में हुआ था, मैं था उस समय, हम लोगों ने डीपीआर सैंक्शन किया था, देहरादून को स्वरूप देने की बात की थी। लेकिन मैंने देखा कि समय समय पर उसमें तमाम चेंजेस हुए हैं और वो मूल रूप में देहरादून नहीं आ पाया, जो मैं देख रहा हूँ, और जिसकी चिंता सभी को है यहाँ पर। और ये विषय सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये शहर के हित का विषय है, बड़ा विषय है। तो क्या उसमें जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे लगता है कि मूल स्वरूप में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जो हमारा डीपीआर बना था, ये हुआ है कि नहीं हुआ है? आई वांट द जस्टिफिकेशन। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कोई मूल जो स्वरूप है उसमें कोई चीज नहीं। ऐसा है ही नहीं। अधिकारी से पूछो ना। अरे बिगर तो मैं बैठा हूँ भाई, और मैं क्या हुआ? अच्छा बैठ लो। तो फिर ऐसा ठीक है। माननीय प्रदीप बत्रा जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जानना चाहूंगा कि मंत्री देहरादून में जो मंत्री जी माननीय मंत्री देहरादून में जो स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, क्या इसमें मेट्रो कार्य भी इंक्लूड है? और क्या इसमें जो देहरादून की नदियां और नाले हैं उनका उच्चीकरण सौंदर्यीकरण भी इसी डीपीआर में मौजूद है, उनका भी काम होगा इसमें? माननीय अध्यक्ष, मेट्रो का इसमें इंक्लूड नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि हमारे आपस में बात न करें, आपस में बात न करें। जैसा कि माननीय विनोद चमोली जी ने कहा, और माननीय मंत्री जी का भी उत्तर जो दिया है सदन को, उसमें उन्होंने कहा 70% कार्य पूर्ण हो चुके हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या स्मार्ट सिटी में 70% काम होने के बाद क्या कुछ बदलाव है? पानी जल भराव की समस्या से निदान मिल गया है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो गया है, सड़कें ठीक हो गई हैं? ये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जैसे शुरू में भी कहा था, मैं फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ विषय है। टोटल काम में हमारे यहाँ 22 काम होने थे, 16 काम कंप्लीट हो चुके हैं। शायद सदन को ये जानकारी नहीं है कि 16 काम कौन से कंप्लीट हुए, और यदि आप माने। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। सरकार ने 5 से 8 सितंबर तक बुलाया है विधानसभा का मानसून सत्र। आज विधानसभा में अनुपूरक बजट के अलावा 12 विधेयक होंगे पारित। अनुपूरक बजट के लिए लाया गया विनियोग विधेयक, राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण विधेयक समेत अन्य विधेयक होंगे पारित। स्वास्थ्य के मुद्दे पर हंगामे के आसार, नियम 310 के अंदर चर्चा की मांग करेगा विपक्ष। विपक्ष कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की करेगा कोशिश। बिजली कटौती, पलायन, जंगली जानवरों के हमले से जनमाल के नुकसान का मुद्दा गर्मा सकता है। मॉनसून सत्र का आखिरी दिन
और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज उत्तराखंड विधानसभा का आखिरी दिन है और आखिरी दिन सदन की कार्रवाई जारी है, और इस दौरान कौन कौन से ऐसे विधेयक है जो आज पारित होंगे? आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड विधानसभा का आज आखिरी दिन है जी। और आखिरी दिन की बात की जाए तो आखिरी दिन की शुरुआत हंगामेदार रही और सबसे पहले विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के जो तमाम विधायक थे वो सीढ़ियों पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। उनकी एक ही मांग है कि जो राज्य की कानून व्यवस्था है और विधानसभा की सत्रावधि है और साथ ही साथ जो हरिद्वार में आपदा के मुद्दे की बात की जाए या कई अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो चर्चा की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ राज्य में इस वक्त डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो नियम 310 के तहत इस पर चर्चा करने की भी मांग की गई है। ऐसे में सदन में जो है वो गर्माहट रहने वाली है क्योंकि विपक्ष लगातार चर्चा करने की मांग कर रहा है। इसी के साथ ही साथ बात की जाए तो पहले दिन जो पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई, दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया गया, तीसरे दिन कृष्ण जन्माष्टमी की वजह से अवकाश रहा और आज चौथे दिन अनुपूरक बजट के साथ ही साथ जो राज्य आंदोलनकारी हैं, जो चिन्हित राज्य आंदोलनकारी हैं और उनके आश्रित हैं, उनको राज्य सेवा में आरक्षण देने के अलावा 12 विधेयक कुल आज सदन में पारित किए जाएंगे। लेकिन विपक्ष की ऐसी स्थिति है कि शायद विपक्ष ही आज वॉकआउट कर सकते हैं, ऐसी भी स्थिति बन सकती है और इसके बाद जब सदन की समाप्ति होगी इसके बाद ही सदन अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। जय स्फूर्ति। जी हिमांशु, इसी के साथ में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो गरमा सकते हैं और इसके कारण हंगामेदार माहौल बन सकता है? निश्चित रूप से स्फूर्ति, सदन के अंदर स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है क्योंकि प्रदेश में अगर डेंगू की बात की जाए तो डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने ये सदन के भीतर खुद ये माना है कि जो डेंगू का प्रकोप है वो आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। ऐसे में फंड की भी व्यवस्था कर दी गई है, पहले से एडवांस में फंड रखे गए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री का पहले से ये बयान आना समझ सकते हैं कि डेंगू का प्रकोप किस तरीके से बढ़ सकता है, विपक्ष इसको लेकर हंगामा कर सकता है। साथ ही साथ जो बद्रीनाथ के विधायक हैं वो जोशीमठ आपदा को लेकर आश्रितों को मुआवजे की मांग कर रहे हैं लगातार और इसी के साथ ही साथ हरिद्वार में बाढ़ पीड़ितों को भी मुआवजा देने की मांग की जा रही है। तो ऐसे में लगातार यही देखा जा रहा है कि विपक्ष जो भी सरकार से सवाल पूछ रहा है, विपक्ष लगातार उन सरकार के जवाबों से असंतुष्ट नजर आ रहा है। जी स्फूर्ति। जी हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। जैसा कि हम आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और आज आखिरी दिन है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में आयोजित हो रहे 5 दिवसीय कल्चर एंड स्पोर्ट पैरेक्सिया के 2023 का शुभारंभ किया। उन्होंने देश भर से आए छात्र छात्राओं और अतिरिक्त अतिथियों का देवभूमि में स्वागत करते हुए कहा कि ये आयोजन एक अतुल्य पाइरेक्सिया समागम प्रतीत हो रहा है, जहां पर गुरु शिष्य परंपरा भी परिलक्षित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन तनाव को कम करने, प्रतिभा और कौशल को अभिव्यक्त करने के साथ साथ अच्छा ज्ञान और ऊर्जा प्राप्त करने में मददगार होते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर है। हेलीकॉप्टर से हरिद्वार के भला इंटर कॉलेज मैदान में पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। श्री जयराम आश्रम भीमगोड़ा पहुंचेंगे सीएम धामी। भाजपा के कई विधायक इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री धामी दोपहर 12 बजे श्री जयराम आश्रम भीमगौड़ा में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम धामी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर आज हरिद्वार में दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के साथ अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सरफराज अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सरफराज, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है, इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं और क्या क्या कार्य उनके संभावित रहने वाले हैं? जी स्फूर्ति, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार का 1 दिवसीय दौरा है, जिसको लेकर आज जो सहरदारा हाल ही पैर है 11:20 पर मुख्यमंत्री वहां से
प्राण भरे और जो हरिद्वार का भल्ला इंटर कॉलेज जो है 11:40 पर वहां पर उनका जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड करा। उसके बाद वो कार के द्वारा भल्ला इंटर कॉलेज से श्री राम जय आश्रम जो भीमगोडा में स्थित है वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर पहुंचने के बाद जो स्वामी देवेंद्र स्वरूप की जो पुण्यतिथि है उसमें शामिल होंगे। उसके साथ साथ ही जो हरिद्वार के जो साधु संत है उसमें वो भी उसमें प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा है, सुरक्षा को लेकर मुख्य है जो हरिद्वार का पुलिस प्रशासन है पूरी तरह से पुख्ता जो सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी सरफराज, इसी के साथ पे पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचेंगे, उसके बाद क्या कुछ वो यहाँ पर सौगातें दे सकते हैं? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री का जो पूरा प्रोग्राम है एक आरक्षित रखा हुआ गया है। जो जयराम आश्रम है उसी में एक बताया गया कि उसमें जो स्वामी दयानंद स्वरूप की जो पुण्यतिथि है उसमें प्रतिभाग करेगा। उसके बाद जो है उनका जो टाइमिंग है जो पूरा आरक्षित रखा गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा, श्री जयराम आश्रम भीमगोडा पहुंचेंगे सीएम धामी। भाजपा के कई सांसद और विधायक इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा के पटल पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा कैग की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में पता चला है कि साल 2005 से लेकर 2022 तक उत्तराखंड सरकार ने बिना विधानसभा की मंजूरी के 47,758 करोड़ का बजट खर्च कर दिया और उसके बाद उसे विधानसभा से रेगुलाइज भी नहीं करवाया गया। जहां एक और कैग ने सवाल खड़े किया है तो वहां दूसरी ओर अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि हमारी सरकार इसका अध्ययन करेगी और इस चीजों की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर भी अधिकारी और कर्मचारी जिन नियमों की अनदेखी करते हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्ट सरकार और उसके भ्रष्ट कारनामे, लोकपाल की नियुक्ति भी बीजेपी पकड़े जाने के डर से नहीं कर रही है। इसके लिए ये साबित होता है कि भाजपा पार्टी अखंड भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट कारनामे, इसीलिए लोकपाल जिसकी नियुक्ति करने की बात 100 दिन के अंदर जनरल खंडूरी ने कही थी, उस बात को उन्हीं की सरकार ने दरकिनार कर दिया। लोकपाल की नियुक्ति इसी डर से तो बीजेपी नहीं कर रही है क्योंकि पकड़े जाएंगे। विचलन से फाइल करने वाले सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? जो भर्ती घोटाला हुआ विचलन से किया गया। निश्चित रूप से हर सत्र में और हर साल कैग की रिपोर्टें भी आती हैं, ये भी बात सत्य है। जब से राज्य बना है तो कैग की रिपोर्ट को सरकार गंभीरता से लेती है और हमारी सरकार गंभीरता से लेगी। सरकार इसका संज्ञान लेगी कि ऐसे विषय की पुनरावृत्ति न हो और अधिकारी कर्मचारी जो मनमानी करते हैं और जो नियमों की अनदेखी करते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से इसके लिए सरकार संज्ञान लेगी और जो भी इसमें कारण होंगे उन कारणों की जांच करेगी। देहरादून में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को कांग्रेस जनों ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से लेकर शहीद स्मारक तक यात्रा निकाली। इस पैदल यात्रा में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व पर्यवेक्षक प्रीतम सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कपाड़ी, कांग्रेस नेता काजी निजामुद्दीन, बद्रीनाथ विधेयक राजेंद्र भंडारी समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश की एकता और अखंडता को लेकर और देश में व्याप्त जो समस्याएं हैं, चाहे बेरोजगारी है, चाहे महंगाई है, उन सभी मुद्दों को लेकर आज से 1 वर्ष पहले माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ने की एक यात्रा शुरू की थी जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गई। आज उसकी 1 वर्ष पूरा हुआ है और मैं समझता हूं कि जो यात्रा शुरू की थी वो लगातार निरंतर जारी है। राहुल गांधी जी ने आज के दिन कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पद यात्रा की शुरुआत की थी और निश्चित रूप से जो मकसद था, जो उद्देश्य था, भारत की एकता को, अखंडता को, जो कांग्रेस की विचारधारा है
और जो कांग्रेस के मूल्य हैं और जो सर्वधर्म समभाव का संदेश है, उसको लेकर राहुल गांधी जी आगे बढ़े। आपदा प्रभावित पगनो गांव के ग्रामीणों ने श्रमदान कर गांव तक पानी पहुंचाने का पेयजल पूर्ति की सुचारू किया, जिसमें दरअसल जोशीमठ विकास खंड के दूरस्थ गांव पगनो गांव में अतिवृष्टि और भूस्खलन होने से भारी नुकसान हुआ है। वहीं आपदा में गांव की पेयजल लाइन, कृषि भूमि और फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। गांव की पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीण 1 माह से लगातार गंदा पानी पी रहे हैं, अपनी प्यास बुझा रहे हैं। ग्रामीणों ने स्वयं स्रोत से पानी को अपने गाँव तक पहुँचाया। सितारगंज में नदी किनारे युवक पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। युवक ने मुश्किल से मगरमच्छ से अपनी जान बचाई। उसके हाथ में गंभीर चोट आई है, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज लाया गया। जानकारी के मुताबिक मझोला के वार्ड नंबर 2 में रहने वाला गुड्डू किसी काम से खरा नदी में जा रहा था, जहां पर इसी दौरान युवक के हाथ को मगरमच्छ ने जकड़ लिया। सोच रहा था ऐसे, तभी वहाँ पे नाका आया निकल के मगरमच्छ, तो एकदम इसने हाथ पकड़ लिया, इसका नदी में ले गया, उसमें ना पुल में क्या नाम है में ले गया, तो इनने कोनी मारी उसके, तब छुड़ा पाया। अभी वहाँ पर खून भी है, सब कुछ है, यहाँ से लेके आया हूँ। जो भी बच्चा आया है वो 18 साल का बच्चा है, जिसको मगरमच्छ ने काटा है और उसको ज्यादा नहीं 2-3 छोटे-छोटे घाव पड़े हैं, और जिसमें 4 टांके एक जगह 2 या 3 टांके आए हैं, और ऐसे कोई जान का कोई खतरा नहीं है, बस बच्चा नॉर्मल है। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।